एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इनसे हम यूएस के बाज़ारों में क्या हो रहा है, ट्रम्प टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितताएं हैं उसको लेकर किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, पूरे इकोनॉमिक्स को हम समझते हैं। आशुतोष वखारे साहब सेक्टर एक्सपर्ट हैं डीईए एजीएनआई एफएम के। और आशुतोष, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आपने हमें समय दिया और आज आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि हमारे दर्शकों को ट्रम्प टैरिफ वॉर को लेकर जितनी भी अनसर्टिनिटी है उसके लिए भारत के लिहाज से बातें करें, समझाइश दे। भले ही वो सेक्टर स्पेसिफिक बात हो, यूएस बॉन्ड यील्ड्स को लेकर बात हो, या आने वाले समय में भारत कैसे फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया थीम पर आगे बढ़ सकता है, इसकी जानकारी हमें दे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसी से हम करते हैं। नई दिल्ली और व्हाइट हाउस में हम देख रहे हैं बातचीत शुरू हो गई है। वित्त मंत्री साहिबा जाएंगी भी और इस कवायद को आगे बढ़ाएंगी भी। कुछ अटकलें ये हो रही है कि 90 दिन शायद बहुत कम समय है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते होते तो 1 साल 2 साल लग जाता है। 90 दिन के समय में भारत क्या कुछ कर पाएगा हमें नहीं पता है। लेकिन देखिए, जो व्हाइट हाउस से भी स्टेटमेंट आ रही है वो काफी पॉजिटिव है भारत के लिहाज से, और भारत भी अपने कॉर्पोरेट्स को बोल रहा है कि वो यूएस के साथ ज्यादा जो है अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। पूरा समीकरण आपके लिहाज से किस ओर बैठ रहा है, भारत के लिहाज से, भारत की अहम भूमिका के लिहाज से? जी नमस्कार। बिल्कुल जी, आपने जो कहा कि दोनों देशों के जो आला अधिकारी है, चाहे राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, ये सब में एक कैमराडरी या एक बॉनोमी या एक वार्म रिलेशन है, वो तो दिख ही रहा है। और वो सब लोग वो पकड़ के चल रहे हैं कि कुछ तो भी होके भारत इसमें से निकल जाएगा। ये एक जो हम सॉफ्टवेयर इंडिकेशन बोलते हैं वो तो है। पर हम अगर हार्ड डेटा को देखेंगे तो जो 2 दिन 3 दिन पहले जो बॉन्ड यील्ड्स, मेरा पूरा जो ध्यान हमेशा बॉन्ड यील्ड पे रहता है, अभी भी और अभी बॉन्ड यील्ड एकदम से चर्चा में आ गए। जबकि अधिकतर बार तो लोग इक्विटी, सेंसेक्स, निफ्टी, डाउ जोन्स की बात करते हैं। आप देखिए, जैसे ही बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने लगे, यूएस के 4.5 के आसपास गए, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी ये बात करनी पड़ी और 90 दिन का लाना पड़ा, वो सब बात हुई। अब ये पूरे पार्श्वभूमि पर आप अगर भारत की परिस्थिति देखेंगे तो भारत के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और भारत का 1 ईयर ट्रेजरी बिल का यील्ड, ये दोनों नीचे आ रहे हैं। आप मुझे इस बात पे विशेष ध्यान लाना है कि विश्व भर में सभी बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहे हैं। और बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने का अर्थ ये होता है या तो वहां पे महंगाई है या तो वहां पे लिक्विडिटी नहीं है। और ऐसी पार्श्वभूमि में, यानी कि एब्सोल्यूट भी और रिलेटिव भी, देखिए, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जब बाकी के विश्व के बाजारों में कठिनाई है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भारत के अर्थव्यवस्था में भारत का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड नीचे 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 आ रहा है। और आरबीआई ने कुछ दिन पहले लिक्विडिटी मेजर्स अनाउंस किए, जिसके कारण भारत का 1 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो और भी नीचे आ रहा है। अब इन दोनों के कारण क्या हो रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में दो बातें हो रही है। एक तो बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहे हैं, और उल्टा हमारी यील्ड कर्व जो फ्लैट थी वो अभी नॉर्मल या स्टीप की तरह, अभी बहुत समय है, पर पहले दोनों ही 6.5 के पे थे। अभी 10 ईयर 6.4 पे है और 1 ईयर 6 पे है। तो आप देखिए, दोनों में का अंतर ये 0.4% हो गया। और ये, और अगर ये 1% होता है, यानी कि मान के लीजिए 1 ईयर अगर 5% हो गया और 10 ईयर 6% हो गया, समथिंग लाइक दैट, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी अवेलेबल है। और जिसके कारण अर्थव्यवस्था में भी और शेयर बाजार में भी, दोनों में फिर पैसा आएगा, एंड दैट विल स्टार्ट द नेक्स्ट बुल रन। तो मैं इस पे ध्यान दे रहा हूं, और यही बात मैं लोगों को भी बता रहा हूं कि बॉन्ड यील्ड्स पे ध्यान दो। और इसको अगर एक संक्षिप्त में इसको अगर कहना है तो ग्लोबल हेडविंड्स एंड डोमेस्टिक टेलविंड्स, दैट इज हाउ आई विल सम अप। की विश्व भर में कठिनाई है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था हर दिन कुछ ना कुछ सही करते जा रही है, चाहे आरबीआई हो चाहे गवर्नमेंट हो। बहुत वैलिड पॉइंट आपने रखा। और इन सब के बीच में एक चीज़ सर मैं समझना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रशांत है, और जाहिर सी बात है आपसे बातचीत करते हुए आज मैं बहुत सारी रिपोर्ट से गुजर रहा था। हम ये भी देख रहे हैं कि जो खासतौर पे चाइनीज कंपनियां, उनके एटीट्यूड में भी एक नरमी के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। और मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वहां पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से जो बड़े जायंट्स हैं और जिनका जो भारत में एक सेल्स
का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो कहीं ना कहीं अब अपने स्टांस में परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि भारत और चीन की जब बात आती है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, लेकिन ये जो बदलता हुआ कारोबारी माहौल है, आपको लगता है कि न सिर्फ चीन बल्कि और भी ऐसे मार्केट्स हैं जो अब भारत को एक बेहतर जमीन के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर देखेंगे? जी, दिक्कत यही है कि भारत को हमेशा एक मंडी के तौर पर ही देखा गया। पिछले कई हमें प्रमोट भी वैसा ही हुआ गया कि इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर एफएमसीजी, फॉर ऑल दैट। सो अभी भारत जब निर्यात करने की बात कर रहा है, तो चाहे फार्मा हो चाहे डिफेंस के हो, तो बाकी के देशों में फिर निश्चित रूप से दे आर वेलकमिंग। चाइना को लेकर चाइना भी बहुत चाहता है कि उसका प्रोडक्शन, उसका माल इंडिया में आए, और डंपिंग की एक बहुत डर है जिसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। अ, भारत में, जैसा आपने कहा, भारत में चीन को लेकर हमेशा ही थोड़ा सा उतना ओपननेस नहीं है जितना चाहे अमेरिका को लेकर या यूरोप को लेकर होगा। तो उसके चलते जब अमेरिका चीन के ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है, और तब एक बहुत रियल पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि चाइना अपना माल भारत में डंप करेगा, और इसके ऊपर भी है। तो ये डर तो है, पर एट द सेम टाइम भारत अपनी तरफ से जो भी बातें कर रहा है, वो सभी से ये समझ में आ रहा है कि जी, यहाँ पे हम पॉजिटिव में अधिक है एज कंपेयर टू नेगेटिव, एंड बिल्कुल, इंडिया इज टेकिंग दो स्टेप्स टू बिल्कुल। टेक द वैक्यूम। जी, आशुतोष, थोड़ा चर्चा को यूएस बॉन्ड यील्ड्स की ओर मैं वापस लेकर जा रही हूँ, और क्योंकि आपने चाइना डंपिंग का जिक्र किया है, तो चाइना तो यूएस ट्रेजरीज की भी डंपिंग एक तरह से कर ही रहा है, जो रिपोर्ट्स भी कह रही हैं। बेसिस ट्रेड जो कि काफ़ी हद तक अनवाउंड हुए हैं, और उसके बाद हमने एक वाइल्ड रन देखा है तमाम बॉन्ड यील्ड्स का, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये भी एक वजह रही है कि ट्रम्प साहब को, देखिए बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके पीछे, इसमें से ये भी एक थ्योरीज है कि बॉन्ड यील्ड्स की चिंता को लेकर ट्रम्प साहब ने ये पॉज लगाया है। ठीक है, अब सवाल हमारा यहाँ पर ये है कि यूएस बॉन्ड्स, अगर ट्रेजरी बॉन्ड्स की बात करें, अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे। यहाँ पर यूएस की जो डॉलर की जो वीकनिंग है वो लगातार बढ़ती रहेगी। कहीं ना कहीं एक कोलैप्स हम जरूर आने वाले समय में, भले ही धीमे, लेकिन उसकी आहट जरूर महसूस करेंगे। अब इसका असर तो हम दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में होता हुआ देखेंगे, क्योंकि यही वो बड़े देश हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेक्स को भी लेकर जमा करते हैं, और अगर उस लिहाज से उन्होंने ट्रेजरी बॉन्ड्स की डंपिंग शुरू कर दी है तो काफी दिक्कत सामने हो सकती, जो कि चाइना, मेरे ख्याल से, क्योंकि सबसे बड़ा जो रिजर्व है मेरे ख्याल से चाइना के पास ही है। जापान के पास है, पर ठीक है, चाइना के पास बहुत बड़ा है। पर ठीक है, वो आंकड़ों का इतना महत्व नहीं है जितना जो कहानी का जो दिशा है उसके ऊपर है। ये देखिए, बिल्कुल चाइना, जो जो आपने यील्ड की बात कही या बेसिस ट्रेड की बात कही, वो तो हो गया उस। अब देखिए, अगर नया बायर नहीं आता है, देखिए भारत में भी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करने जाता है और वो नहीं होता तो वो डिवॉल्व हो जाता है प्राइमरी डीलर पे। अब ये भारत में होता है एक बात है, ये कुछ दिन पहले अमेरिका में हुआ कि अमेरिका बॉन्ड इशू कर रहा है और बायर्स ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक लिक्विडिटी क्राइसिस का संकेत। अब भारत में होता है एक बात है, पर अमेरिका जैसे बड़े बाजार में होता है, और लिक्विडिटी अगर ऐसे सकआउट हो गई तो ये पूरे फंडामेंटल्स ही हिल जाएंगे। तो आप देखिए, जो दो बातें हो रही हैं कि एक जगह से बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहा है। अब अगर अमेरिका के बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहे हैं तो स्वाभाविक है, कोई भी कहेगा कि ठीक है यार, इंडिया से बाहर निकलो, अमेरिका में जाओ, क्योंकि रिस्की एसेट में इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना सेफ एसेट में मिल रहा है। पर यहाँ पे दूसरी बात ये भी हो रही है कि डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, जो आपने इसका उल्लेख किया कि 99 पे हो गया या। तो दो बातें हो रही है कि सभी रिस्क एसेट्स में से पैसा निकल रहा है, और पैसा जाके गोल्ड में जा रहा है। गोल्ड एक के बाद एक आपके ही चैनल पे आते रहता है, गोल्ड ने नई ऊंचाई छू ली। और तो गोल्ड इसलिए ऊंचाई छू रहा है क्योंकि सब जगह पे हर एक रिस्क में से, आप क्रिप्टो बोलो, कच्चा तेल बोलो, 60 के नीचे आ गया, आप इंडियन सेंसेक्स निफ्टी बोलो, सभी, तो हर एक एसेट में से पैसा बाहर निकल रहा है, और हर एक एसेट में से पैसा निकल के गोल्ड में जा रहा है। और ये एक संकेत दे रहा है कि अर्थव्यवस्था, जागतिक अर्थव्यवस्था में कहीं तो भी, कुछ तो भी, समथिंग समवेयर इज गोइंग टू ब्रेक। अब क्या होगा, कैसे होगा, हमको पता नहीं है, पर सब लोग डरे हुए हैं। और इसी पार्श्वभूमि पर आरबीआई ने वो लिक्विडिटी मेजर्स अनाउंस कर दिए कि
ठीक है, अगर ग्लोबल लिक्विडिटी क्रंच होता है तो इंडिया में वो शॉक एब्जॉर्ब होने की जितनी हो सके उतनी क्षमता होनी चाहिए। और इसलिए अगर जागतिक स्तर पर इक्विटी मार्केट्स बड़े इससे टूटते हैं तो भारत भी नहीं बचेगा। पर क्योंकि हमारी फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है और हमारे आरबीआई ने वहां पे लिक्विडिटी भी दे के रखी है, तो ये दोनों के कारण वो अगर शॉक आता है, या तो आरबीआई के और गवर्नमेंट के पॉलिसीज के कारण वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमें उतना लॉस नहीं होगा, या फिर अगर होता है तो हम फट से ऊपर आने की संभावना अधिक है। तो ये सारी बातें अभी, और इसलिए रिटेल निवेशकों ने एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए उसमें। वो तो मैंने, दिस इज द मोस्ट रॉन्ग टाइम टू स्टॉप योर एसआईपीज एंड जस्ट वेट कि अगर ये ग्लोबल क्राइसिस में से हम लोग कैसे बाहर आते हैं। पर स्ट्रक्चरली फंडामेंटली भारत की अर्थव्यवस्था जितनी सुदृढ़ है उतना कोई और देश नहीं है अभी। चलिए आशुतोष, बहुत सारी चीजें जो आपसे समझनी है, हमें भी हमारे दर्शकों को भी, लेकिन हमारा समय फिलहाल समाप्त हुआ। आपने हमें आज अपना कीमती वक्त दिया और दर्शकों को समझाइश दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।